पूरे पैनल को दिखा दीजिए। रामकृपाल जी हैं मेरे साथ, विनीत गोयनका है, स्वामी दीपांकर है, रतेंद्र भाटिया है, अनुराग भदौरिया है, रत्नाकर त्रिपाठी है, सैयद जवाद है, मुमताज आलम रिजवी है। सुनने में अच्छा नहीं लगता रिजवी साहब? नहीं लगता कि कल को रतेंद्र भाटिया अगर सपोजिंग राजनेता है, उनके घर में कोई आए तो वो क्या, देखो भैया सिख है तो ही मदद करूंगा, हिंदू है या कोई और है तो मदद नहीं करूंगा? सुनने में नहीं अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन कोई हिस्ट्री में जाए अकाली दल के कि अकाली दल क्या है, अकाली दल क्या है? अकाली दल एक राजनीतिक दल से पहले क्या था, ये समझिए आप। मैं बता रहा हूं कुछ रियलिटीज हैं। अगर आज अखिलेश यादव बुर्ज खलीफा पर खड़े होकर अभी बोले ना, क्योंकि उससे लंबी बिल्डिंग का नाम मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं बुर्ज खलीफा, खड़े होकर भी बोले ना कि हम मुस्लिम यादव की राजनीति नहीं करते, अनुराग ठाकुर जी चुटकी बजा लीजिए चाहे हाथ हिला लीजिए, जनता नहीं मानती। जनता को एग्जैक्टली पता है कि आप कौन सी राजनीति करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि देवेश चंद्र ठाकुर और गिरिराज सिंह ने मान लिया बीजेपी प्रो हिंदू है। ये बीजेपी माने या ना माने, ऑन रिकॉर्ड माने या ना माने, रामकृपाल जी है बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं वो बैलेंस करने में रह गई कि मैं बैलेंस कर लूं कि मैं इधर का भी ले लूं उधर का भी ले लूं, सबका कर लूं। जो कि अगर आप इंटेलेक्चुअली सोचें तो ठीक है भाई, सबको साथ ले जाता, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नहीं था। नहीं, वो आप कह रहे नहीं था, नहीं था, मैं साबित करूं। मैं आप अपने टाइम पे करिएगा, आप अपने टाइम पे बिल्कुल करिएगा। मैं कह रहा हूं आप अपने टाइम पे बिल्कुल करिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं यह बताने में रह गई कि भैया देखो मेजॉरिटी का तो उनके पास है रामकृपाल जी, माइनॉरिटी का हमारे पास है, तो माइनॉरिटी हमारे पास से कहीं नहीं जाएगी। हिंदू जाए जिसके पास जाना है स्वामी जी। कांग्रेस ने यह कर दिया कि माइनॉरिटी कहीं नहीं जाएगी, चाहे वो कर्नाटक हो। सर कर्नाटक 24 इलेक्शन से पहले अगर बीजेपी को समझना था विनीत जी, तो कर्नाटक के इलेक्शन से समझ लेना था। एक तो सर आपकी नाराजगी क्या है, मैं डिबेट शुरू करने से पूछ रहा हूं, आप आते नहीं। मैं ऐसा क्या, रामकृपाल जी आते नहीं, दर्शक पूछते हैं रामकृपाल जी हैं का, तो मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। रामकृपाल जी प्लीज बताइए, ये बीजेपी बैलेंस करने में फंस गई है। देखिए बीजेपी, एवरीवन हटाइए मेरे को, बीजेपी अच्छी तरह जानती है जमीनी सच्चाई, लेकिन इस बार वो अति आत्मविश्वास और गफलत में। सर देखिए इस देश में जब से आज़ादी मिली है तब से अब तक की सारी पार्टियों ने जी जिस तरह की राजनीति की है उसमें एक ही चीज़ रही है कि अपीजमेंट ऑफ माइनॉरिटी। 20% को ध्यान रखो, चूँकि 80% जो है वो तो डिवाइड होगा ही, कास्ट बेसिस पे और धर्म बेसिस पे, पता नहीं कितने कितने उसके होंगे, तो हिंदू डिवाइड होगा। इसलिए जो 20% है वो कोर स्ट्रेंथ बनाओ और इलेक्शन जीत जाओगे। बहुत लंबे समय तक ये चीज़ें चलती रही हैं जी, और ये क्रम टूटा है, कई बार टूटा। जैसे जेपी ने जब नारा दिया संपूर्ण क्रांति, अब नारा है भावी इतिहास हमारा है। जी, ये आपने पहले भी एक बार बताया। हाँ, कई बार क्या होता है कि जब कोई बड़ा नेशनल इशू, करप्शन के खिलाफ सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दब जाती हैं और एक बड़ा इशू आ जाता है, ढक लेता है। उसके बाद जब भी आप देखिए, जब इसके बाद शुरू हुआ मोदी जी का ये कि हम नहीं सॉरी बीएचपी ने जब शुरू किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, यहाँ से शुरू हुआ और धीरे धीरे आते आते 2014 में जो परिवर्तन हुआ, लगा कि एक बार सारे लोग छोड़ करके, कई और इशूज थे उनको लगा कि एक बार शायद हिंदू पोलराइजेशन भी हुआ। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा काम किया था कि जो ओबीसी था वो ओबीसी मंडल के बाद धीरे धीरे उसमें अंतर विरोध उसके सामने आ गए। और जैसा मैं कई बार आपके यहाँ कह चुका हूँ, उसमें क्या हुआ कि दो चीज़ें, वो उसका दही फट गया और उसमें से घी, वो मक्खन और मट्ठा निकला। मट्ठा अमित शाह 2014 में अपनी तरफ ले गए। आप देखिए छोटी जातियां जो 1.5%, 2%, 3%, बहुत महत्वपूर्ण है वो, 1 वर्सेस 1 विद ग्राफिक्स। जी बोलिए। वो सारी की सारी चली गई। 14, 17, 19, 22 और थोड़े समय के लिए देख लीजिए 23 में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इंटैक्ट रही बीजेपी के साथ। बीजेपी को यह लगा कि अब तो यह हमसे छूट करके कभी जाएंगे नहीं। लेकिन इस बार विपक्ष ने जो सबसे बड़ा किया, एक तो माइनॉरिटी अपीजमेंट उनकी अपनी जगह, जैसा मैंने कहा। दूसरी जगह जो कांग्रेस के कोर स्ट्रेंथ कभी हुआ करती थी, दलित, मुस्लिम और एक तरह से एक ब्राह्मण, ये कोर स्ट्रेंथ कांग्रेस की होती थी।
दलित हट गया था बाबरी विध्वंस के बाद, माइनॉरिटी भी उनको छोड़ गई थी। कर्नाटक इलेक्शन से माइनॉरिटी उनकी तरफ लौटी और ये फैलाया गया गाँव में कि अगर इस बार 400 बीजेपी इसलिए नारा दे रही है कि बाबा साहब, ये इंपॉर्टेंट है, बाबा साहब की किताब खत्म हो जाए। और वो ट्रिकल कर गया। और मैं बताऊं सर, जो मंडल का जो तबका क्रीमी लेयर से नाराज होकर के अलग बीजेपी के साथ आ गया था सर, उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा, इवन जो मायावती का भी वोट बैंक था, हाँ। जो 12 से 14% हुआ था सर, आप देखिए अभी आप बता रहे थे 9%, 9.8% कमीशन का डेटा। मैं वही कह रहा हूं सर, तो वो भी छिटक करके एक एक गांव की औरत से एक बार किसी ने पूछा कि इस बार किसको वोट दे रही हो, ग्राफिक्स चेंज करते तो उसने कहा कि इस बार तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। अखिलेश का नाम नहीं लिया, इसलिए कि हम कांग्रेस के पुराने रहे हैं और जब बाबा साहब की किताबिये नहीं रही तो हम क्या करें, हम का जी के करेंगे। ये गेम, ये गेम। और बीजेपी ने एक नाकर जी बगले मत जाके आइए। और मैं बताऊं आपको, बीजेपी का कोई भी दलित पिछड़ा नेता नहीं गया इस बात की काट के लिए, उनको निश्चित क्यों नहीं गए, वो एक अलग उनका एक बात है बीजेपी। लेकिन अगर देवेश चंद ठाकुर ने, मैं आपके पास आ रहा हूं दादा, अगर बोल दिया रिजवी साहब, तो ये तो रियलिटी है ना। वही मैं कह रहा हूं, एक ये चेहरा था जो नेता पहले मुंह पे नहीं बोलते थे, बंद में, मतलब जिसे कहते हैं बंद कमरों में बोलते थे, अब उन्होंने खुल के बोल दिया। फर्क सिर्फ इतना है और तो कुछ नहीं है फर्क। नहीं, क्या लगता है ऐश्वर्या जी कि सुनने में खराब लगता है सर, लेकिन दिस हैज बीन द रियलिटी। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये सुनने में बहुत खराब लगता है, लेकिन आप मुझे बताइए को एक एकरा जब मुजफ्फरनगर से जीती तो उन्होंने जश्न नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि चूंकि अब हम जीत गए हैं, अब हम संसद हो गए हैं, तो अब हमारी जिम्मेदारी तमाम जो लोग हैं उनके सब पे, अब हमारे लिए सब एक हैं। एक एकरा का आप देख लीजिए जो मुजफ्फरनगर से जीत के आई, और एक आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, हाँ, अब आप देख लीजिए उसका रिएक्शन क्या है कि गांव-गांव पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि जहां-जहां मुसलमान हैं, यादव हैं, कुशवाहा हैं, कि हम इनको नहीं आने देंगे, इनको अब हम अपने गांव में एंट्री बैन कर रहे हैं। ये क्यों? इस तरीके की राजनीति क्यों? और क्यों मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं ये लोग? यही लोग मोदी जी को गुमराह कर रहे हैं, यही लोग जो है गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि इतनी सारी योजनाएं ऐश्वर्या जी आपने गिनाई, लेकिन मैं इससे पहले भी सवाल बीजेपी तो कि क्या वजह रही कि मोदी कैबिनेट में मुसलमान को हटा दिया? एक भी नहीं, इससे पहले भी और अभी जब ओथ ली गई। अनुराग जी आ रहा हूं, पूरी दुनिया में क्या मैसेज आप दे रहे हैं? आप अगर सिख बिरादरी से 2 ले लेते हैं, अरे एक मुसलमान भी ले लेते, कौन सा आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप कहना चाहते हैं कि जो कानून जो कानून बनाने की पॉलिसी होगी उसमें मुसलमान को नहीं रखेंगे? इसके अलावा देखिए 3 राउंड की तो ठीक थी, लेकिन चौथी राउंड में खुद पीएम की जबान क्या हो गई थी आप बताइए? जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मैं उनकी बात, ये कौन सी जबान थी? क्यों ऐसी जबान? जब आपने ये कहा कि हम पसमानदा मुसलमान को लाएंगे, बहुत अच्छी थी। आपके जो माइनॉरिटी मोर्चा था उसने भी काम किया, जो आरएसएस का मुस्लिम मंच था उसने भी काम शुरू किया, ऐसा काम किया कि बीजेपी 240 पे अटक गई है? नहीं, ऐसा काम किया। विनीत, आप बोलिए, आराम से, टेक योर टाइम, आराम से, शांति से, प्रेम से। कह रहा हूं ऐश्वर्या, ना आपको इलेक्शन लड़ना ना मुझे तो पक्का नहीं लड़ना। नहीं, मुझे भी नहीं लड़ना। बोलिए सर। ऐश्वर्या भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बहस फिर छेड़ दी गई है हिंदू मुसलमान या मुसलमान, अब आप देखिए हिंदू मुसलमान से ज्यादा मैं एक लार्जर पिक्चर पे बात कर रहा था। मैं ये कह रहा था सर, और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, स्वामी जी आ रहा हूं। मैं एक मिनट मैं दोबारा भी तो आऊंगा कि आऊं नहीं दोबारा? मैं बस फाइनल कर लूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुसलमान इस देश में न तो पीएम बनने जा रहा है, न तो सीएम बनने जा रहा है। अब वो मंत्री लायक भी नहीं रहा, इसके बावजूद उसको निशाने पे, और निशाने बीजेपी ने नहीं लिया सिर्फ। आप देखिए अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता है, उन्होंने क्या मुसलमानों के बारे में कहा, इतना बुरा कह दिया। इसके अलावा मायावती क्या कह रही हैं, जेडीयू क्या कह रहा है, मतलब सब मुसलमानों को निशाने रखिएगा। भाटिया जी आ रहा हूं, समाजवादी पार्टी का आप कह रहे हो, ये वाली विंडो रखो, मुरादाबाद को छीन ली।